संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। हो संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा हाय, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की निशानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में और काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं पूरे उत्तर प्रदेश के जितने हमारे भाई बहन हैं, छात्र छात्रा हैं जिनकी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कक्षा 12 इंग्लिश के पेपर का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सेंट्रल आइडिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोएट्री का एक ऐसा भाग जो आपको 10 नंबर प्रदान करता है और एक स्टेंजा पूछता है जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो 3 2 6 होता है और 4 नंबर के आपके सेंट्रल आइडिया आते हैं। तो आज मैं 4 नंबर की कंफर्म बात करूंगा और 10 दिन है एग्जाम में, रोज 10 नंबर की बात करेंगे। रोज हम लोग 10 नंबर की तैयारी करेंगे और जितना मैंने पढ़ाया है वो सारी चीजों का रिवीजन आपके सामने करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक छोटी सी कोचिंग संस्थान जिससे मैं जाना जाता हूँ। और आज का टॉपिक है सेंट्रल आइडिया, जिसकी हिंदी होती है केंद्र बिंदु। कोई भी पोयम की जो समरी होती है उसको अपनी भाषा में लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी पर्सन, बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके एग्जाम में क्लास 12 अगर आप हैं तो आप 12 के बच्चे ध्यान देंगे कि 5 पोयम है। पूरी पोयमों की संख्या कितनी बच्चा? 5 है। और 5 पोयम में पहली पोयम का नाम है माई मदर एट 66, उसके बाद है कीपिंग क्वाइट, फिर है थिंक ऑफ ब्यूटी और फिर है आपका ए रोड साइड स्टैंड, फिर है आपका आंटी जेनिफर टाइगर। तो आज मैं 3 पोयम की सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करूंगा कि लिखना कैसे है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की होती है कि टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो टाइमिंग मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग कैसे मैनेजमेंट करनी है। तो आप ध्यान से चीजों को देखेंगे और समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये 4 नंबर के टॉपिक को कैसे हम पाए। 4 नंबर, हाउ कैन वी अचीव 4 मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो जस्ट स्टार्ट नाउ कि आपके एग्जाम में आप 4 नंबर कैसे पाओगे इसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होगे यहाँ पर लिखा है क्लास 12 माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया। कक्षा 12 मेरी माता की उम्र 66 वर्ष है, इसके सेंट्रल आइडिया लिखनी है। इसके पोएट का नाम है कमला दास। पोएट्रेस है, लड़की है ये, तो कवित्री कहेंगे इनको। इनकी थोड़ी सी समरी सोचते हैं। हमारी जो पोएट्रेस है कमला दास, वो विदेश रहती हैं और मम्मी पापा से मिलने की जाती हैं। और जब मम्मी पापा से मिलकर दोबारा वो जहाँ रहती हैं वहां जाने लगती हैं तो कार को ड्राइव करते हुए ये हवाई अड्डे तक जाती हैं। हवाई अड्डे का नाम था कोचिंग। और कोचिन नामक हवाई अड्डे पर जाते समय बगल की सीट पर जो मम्मी बैठी थी उनको देखकर इनके मन में बड़ा दुख होता है कि मम्मी इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि जब मैं वापस लौटूंगी तो क्या अपनी माँ को दोबारा देख पाऊंगी कि नहीं। पूरा इमोशन से भरा हुआ है। पूरा क्या है, कविता पूरी इमोशन से भरी है और इमोशन से भरी पोयम में सारी बातें मैं करने जा रहा हूं। तो देखेंगे ध्यान से। लिखा है बच्चा कि पोयम माई मदर एट 66, कविता मेरी माता की उम्र 66 वर्ष है। कंपोस्ट, कंपोस्ट में रची गई है या लिखी गई है बाई में के द्वारा और पोएट्रेस का नाम है कमला दास। यानी कविता माई मदर एट 66 इज कंपोस्ट बाई पोएट्रेस कमला दास बेस्ड ऑन दी थीम ऑफ एडवांसिंग। बेस्ड माने होता है आधार, जिसका आधार, पोयम का क्या आधार है? पोयम का आधार एडवांसिंग यानी बढ़ते हुए, क्या बढ़ते हुए? एज, उम्र। अपनी मम्मी की तेजी के साथ बढ़ती हुई उम्र की बात कर रही हैं। एंड द फियर, और इनको डर भी है, ऑफ द लॉस, मम्मी को खोने का। एंड और लिखा है सेपरेशन में होता है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलगाववाद। मम्मी अलग हो रही हैं और ये अलग हो रही हैं, तो उसमें जो पृथक्करण हो रहा है उस पृथक्करण की बात होगी। और आगे लिखा है
आइसोटेटेड। आइसोटेटेड में क्या होता है भैया, आइसोसेटेड में होता है संबंधित। ये कहानी संबंधित है, किससे संबंधित है, विथ इट इम्पोर्टेंस, इसके महत्वपूर्णता के आधार पर, बिकॉज क्योंकि इट वाज द पोर्ट्रेस, इसमें जो हमारी कवित्री हैं वो अंडरगोज में गुजरना, वो गुजर रही हैं किस चीज से, लिखा है प्लेथोरा। प्लेथोरा में क्या होता है, प्लेथोरा का तात्पर्य होता है ढेर सारे, क्या होता है, ढेर सारे। तो हमारी कवित्री गुजर रही है ढेर सारे, किस चीज से ढेर सारे, इमोशन माने होता है भावों से, दुख का भाव है और बहुत ज्यादा इमोशन का भाव है, उन इमोशन के भावों से हमारी जो कवित्री हैं वो गुजर रही हैं, क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं। तो अंडर गोद में क्या होता है, अंडर गोद में होता है गुजरना, और प्लेथोरा में क्या होता है, ढेर सारी, इमोशन में होता है भाव, ढेर सारे भावों के साथ हमारी कवित्री क्या कर रही है, गुजर रही है। यानी कहना चाहती हैं बहुत कुछ लेकिन कह नहीं पा रही है, क्योंकि जब हमारे पापा या कहीं कमाने जाते हैं बाहर तो घर का हर एक व्यक्ति रो देता है, मम्मी भैया भाभी सब रो देते हैं, लेकिन वो घर का मुखिया जाते समय नहीं रोता, जब वो बस से ट्रेन में बैठ जाता है तब रोता है, क्योंकि अगर वो रो देगा तो जा नहीं पाएगा, अपने आप को कमजोर समझेगा, इससे वह रोता नहीं है। जैसे बेटी की विदाई होती है तो विदाई के समय कभी पापा को आप पास नहीं देखेंगे, पापा कहीं ना कहीं रहेंगे दूर, क्योंकि अगर वो रो देंगे ना तो सब रो देंगे। तो वही कहा गया है कि व्हेन शी सीज, जब वो देखती है, हर मदर अपनी मम्मी को, एजिंग माने बढ़ते हुए, एंड और थॉट माने विचार करती है, अपनी मम्मी की उम्र को बढ़ती हुई देखती है, आप लॉसिंग हर मदर, और अपनी मम्मी को खोने के डर को देखती है, सी आल्सो, तो वह विशेष उसकी इच्छा होती है, फॉर लॉस्ट की वह खो देगी, ब्यूटी सुंदरता को, आप हर मदर अपनी मम्मी को, वह जानती है कि जिस तरीके से उम्र बढ़ रही है मैं वापस लौटूंगी तो मैं कुछ नहीं पाऊंगी, यहां तक कि अपनी मम्मी की सुंदरता को खो दूंगी। ये मम्मी की सुंदरता क्या होती है, आप कितने भी थके हारे रहे, कितना भी टेंशन है, अपनी माँ की गोद में लेट जाइए और आपकी माँ आपके सर पर थोड़ा सा हाथ फेर दे या थोड़ा सा तेल रख दे और दबा दे, पूछ ले बेटा क्या हुआ है। जन्नत की सारी खुशियां माँ के गोदी में लेट करके कुर्बान, क्योंकि माँ की कोख से हम पैदा हुए हैं, वही माँ की कोख में अगर रहते 9 महीना हम पाले पोसे बड़ा की मम्मी, और अगर थोड़ा गोदी में लेट जाएंगे ना तो सारी टेंशन सारी थकान ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करिए। तो ये था आपका माई मदर एट 66 का थोड़ा सा छोटा सा सेंटर आइडिया, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, एक बार फिर से देख लीजिए। पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशंस एसोसिएटेड विथ इट इम्पोर्टेंस, बिकॉज इट वाज द पोएट्रेस undergoes and the plethora of emotions when she sees her mother aging and thought of losing her mother, she also wishes for lost beauty of her mother। तो ये था छोटा सा सेंट्रल आइडिया, ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हमारा जो बच्चा सेकंड नंबर सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में बात करूंगा। सेकंड नंबर सेंट्रल आइडिया हमारा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, कीप में होता है जारी रखना और क्वाइट में होता है शांति। हमारे कभी कहते हैं कि हम दिन भर महीने भर साल भर अभी तक सबसे बोलते आए हैं, एक पूरे दिन हम शांत रह के देखते हैं क्या जीवन में कुछ परिवर्तन होता है। क्योंकि देखते होंगे आप, लोग कहते हैं कि कोई भी काम हो, कोई भी डिसीजन हो तो वो सोच कर विचार कर देते हैं। कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रही जा हमका सोचे दम, या मैं कल बताऊंगा। गांव में कहते हैं रही जा हम एक बारे में कल बताओ, और ऐसे खड़ी हिंदी में कहते हैं भैया मैं आज नहीं बता पाऊंगा, मैं इसके बारे में कल बात करूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को बहुत सोच विचार कर किया जाए। अगर सोच विचार कर काम करेंगे तो उसका जो फल आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो वही कहा गया बच्चा कि जो पोयम है इसके बारे में बात होगी, कैसे एग्जाम में लिखेंगे। दी पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। ये जो कविता है ये हमारे कवि पाब्लो नेरुदा द्वारा रची गई है। कवि का क्या नाम है, पाब्लो नेरुदा। ये कौन है, हमारे पोएट हैं। लिखा है इट इज अ वेरी सिंपल पोयम, यह बहुत ही साधारण सी पोयम है। पोएट सेज, यहाँ पे देखो यस है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जहां पर कवि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ यस और ईएस का यूज होता है, आप जानते हो। तो हमारे जो पोएट हैं पाब्लो नेरुदा जी वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर यस आया। इसका मतलब क्या है, पोएट सेज, इसकी हिंदी होगी कवि कहते हैं दैट की टुडे आवर लाइफ, आज हमारा जो जीवन है, इज हेस्टी। हेस्टी मींस क्या होता है, हेस्टी मींस होता है आतुर। आतुर का मतलब क्या होता है, बेचैन, बहुत चीज को पाने का प्रयास करना, जिसे कहते हैं हलबुलाना।
तो आज हमारा जो जीवन है वो बहुत आतुर है एंड और विदाउट डायरेक्शन। विदाउट मीन्स होता है कि बिना, डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। हमारे जीवन का कोई दिशा नहीं है, हम किस ओर जा रहे हैं हमें ये पता नहीं है। तो आज के मानव के आज के जीवन में जो हैस्टीपन है, जो आतुरता है, वो विदाउट डायरेक्शन है, वो बिना किसी दिशा के है। द पोएट सेज, हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं अस, हमसे, टू स्टॉप वॉर, कि हम युद्ध को रोक दें, अर्थात एक दूसरे से युद्ध न करें। हेट, एक दूसरे से घृणा न करें। पॉल्यूशन, एक दूसरे के प्रति हम क्या करें, वातावरण को बना के रखें, वातावरण को प्रदूषित न करें। किलिंग एनिमल्स, हम जानवरों को न मारें। एंड हंटिंग आवरसेल्फ, और हम स्वयं से शिकार न करें, अर्थात हम किसी को शिकार न करें। कि मानव जो जन्म लिया है संसार में, मानव सबसे अच्छा प्राणी है और सबसे उत्तम प्राणी है। और जितना मानव के संपूर्ण सृष्टि में रहने का अधिकार है, वैसे ही इस संसार के हर एक प्राणी को जीवन जीने का अधिकार है। एक चींटी को भी जीवन जीने का अधिकार है, हम कभी उसको अपने पैरों से मार नहीं सकते हैं। तो जीवों पर हमें क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। तो कभी कहते हैं कि अगर सब शांत रहेंगे तो उसका प्रॉफिट ये होगा कि जो युद्ध है वो स्टॉप हो जाएंगे, घृणा बंद हो जाएगी, पॉल्यूशन जो है वो खत्म हो जाएंगे, किलिंग एनिमल्स, जो जानवरों को मारते हैं वो रुक जाएगा, और हंटिंग आवरसेल्फ, और जो शिकार किया जाता है वो भी बंद हो जाएगा। और एक छोटे से एग्जांपल से बताएं तो देखिए, कोरोना काल ही समय ऐसा देखिए, कहना नहीं चाहिए, हमारे मतलब बता रहे हैं कि हमारे वातावरण के अनुसार देखिए कितनी शुद्धता आ गई। वही दादाजी दादी के साथ बैठ करके लूडो खेल रहे थे, कब, कोरोना काल में। वही पापा जो ड्यूटी पर जाया करते थे मम्मी के साथ बैठकर अंताक्षरी खेल रहे थे। तो ये प्रेम ही तो है। और एक महान हस्ती, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती का नाम लूंगा, उनके चरणों में मेरा प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूं सर आपको। खान सर, जो कि बिहार के हैं, वो पढ़ाते थे ऑफलाइन, लेकिन कोरोना ने उनके जीवन को चमका दिया। और बहुत अच्छा हुआ, अगर वो कोरोना काल ना आया होता तो खान सर आप ऑनलाइन नहीं आते, और ऑनलाइन नहीं आते तो पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश नहीं दे पाते। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अगर हम शांत रहेंगे तो उसके क्या क्या प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट तो है भाई कि हमारे युद्ध बंद हो जाएंगे, दूसरा कृषि से घृणा नहीं होगी, तीसरा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, चौथा हम जानवरों को नहीं मारेंगे, और पांचवा हम क्या करेंगे, शिकार करना बंद कर देंगे। ठीक है, ही सेज, वह कहते हैं। ये ही वर्ड किसका प्रोनाउन है, ही वर्ड हमारे कवि पाब्लो नेरूदा का प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है, पाब्लो नेरूदा का प्रोनाउन है। तो कहा गया है ही सेज, वह कहते हैं दैट की डोंट अंडरस्टैंड, आप कभी नहीं समझ पाओगे, दी पर्पज लाइफ के, पर्पज ऑफ लाइफ यानी जीवन का उद्देश्य। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य कोई भी कभी भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अपने जीवन में आप बहुत आतुर हैं, बहुत हलवाते हैं ना। बाबा आराम से कोई काम करिए, सोच विचार कर करिए कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे आप ही वीडियो को देख रहे हो, साइंस साइड से पढ़ रहे हो आप, साइंस साइड आर्ट साइड दो साइड होता है। अब साइंस साइड के बच्चे बीएससी करते हैं, और बीएससी करने के बाद वो नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। और आर्ट साइड के बच्चे क्या करते हैं, आर्ट साइड के बच्चे आईएएस पीसी की तैयारी करते हैं। परंतु आप साइंस साइड से हो ना, आप इंटर करने के बाद 12 पास करने के बाद आप बीए करोगे, क्योंकि आपका पर्पज सिद्धांत चेंज ही है। आपको पता ही नहीं है कि 12 के बाद हमको क्या करना है। तो पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए कि हमको जाना कहाँ है और कब तक जाना है, तब तो कुछ हो पाएगा, तब तो कुछ हो पाएगा। वही चीज कहते हैं हमारे कवि, क्या कहते हैं दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सकते हैं। डोंट वर्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव फॉर्मेशन में है। तो डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, आप अपने जीवन को, या हम, विभार हम होता है, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सकते, द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन का उद्देश्य, हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकते। द पोएट सेज दैट, कभी यह भी कहते हैं कि एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कैन बी सॉल्व, यानी सुलझाई जा सकती है। कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका निदान ना हो सके, क्योंकि मानव जब जोर लगाएगा तो पत्थर पानी बन जाएगा। मानव जब जोर लगाएगा तो पत्थर पानी बन जाएगा। तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं हो सकता। तो कहा गया बच्चा कि पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट की एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, कोई भी समस्या को सुलझा सकता है बाई दी सेल्फ। सेल्फ मीन्स क्या होता है, स्वयं। आगे का इंट्रोस्पेक्शन मीन्स क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण। अगर स्वयं से आप निरीक्षण करिए, निरीक्षण करके उसको सुलझाने का प्रयास करिए, तो खुद सुरक्षा और सुझाव के आधार पे वो समस्या सुलझाई जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल छोटा सा, कोई पति पत्नी है, आपस में झगड़ा किए, अब बहुत तेज झगड़ा हो गई, इतना झगड़ा हो गई कि अब तलाक की नौबत आ गई। दोनों पंचायत के पास पहुंचे, पंच ऐसी सी बात है। तो पंचायत ने क्या कहा कि ऐसा है, रात हो गई है, जाओ तुम लोग, सुबह आना, सुबह इसका फैसला होगा।
अब पत्नी पति घर आ गए, घर आने के बाद एक खटिया पे पत्नी बैठ गए, एक खटिया पे पति बैठ गए, अलग अलग डिफरेंट पे सेपरेट हो गए, कंबाइन नहीं सेपरेट हो गए। तो उसके बाद रात भर पत्नी सोची कि झूठ है, हम अपने पति कैसे कहे थे, हमारे पति परमेश्वर, हाँ ऐसे हम करना कहे चाहिए, मतलब ऐसे मुझको नहीं कहना चाहिए, वो तो मेरे पति हैं, वो तो मेरे परमेश्वर हैं। अब पति विचार करेगा, झूठे पगली मारते हैं, इतना काम करता है, खाना पीना देते हैं, झूठी पत्नी को मार दिया, इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, मेरा ध्यान देती है, मुझे खाना पीना देती है, मेरे वंश को आगे बढ़ा रही है। तो अब जब सुबह होगी तो कोई पंचायत नहीं जाएगा, और जाएंगे भी दोनों लोग ना तो कुछ कहने से पहले कह देंगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि पति पत्नी है ना, दोनों समझिए। तो कोई भी समस्या को अगर आपके पंचायत में ये ना कहा हो गया कि इसका फैसला कल होता, तुरंत कर दिया हो गया, तो दोनों का जीवन क्या होता, अलग हो जाता। लेकिन सोच समझकर काम किया गया पंच के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, तो दोनों जीवन क्या है, एक है। तो कोई भी कार्य करने से पहले हमें शांति मन से कार्य करना चाहिए। तो ये पोयम की क्या थी, समरी। आइए एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है। लिखेंगे द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। Pablo Neruda. It is a very simple poem. Poet says that today our life is hasty and without direction. The poet says us to stop wars, hate, pollution, killing animals, and hunting ourselves. He says that we don't understand the purpose of our life. Poet says that any problems can be solved by the self inspections, then we can resume our activity in the right direction. यहां से अर्थ देखेंगे, then we can, तब हम कर सकते हैं क्या, resume। resume में क्या होता है, resume का तात्पर्य होता है फिर से शुरू करना। तब हम फिर से शुरू कर सकते हैं किस चीज को भैया, एक्टिविटीज माने होता है गतिविधियों को, हम फिर से गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन, ठीक दिशा में। अगर हम ठीक दिशा में चाहेंगे तो अपनी गतिविधियों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे जीवन का बहुत लक्ष्य था, हमने जीवन में बहुत सारे भर्तियां देखी, बहुत सारे आगे बढ़ने का प्रयास किया। एक गरीब घर से संबंधित थे, माता पिता इतना योग्य नहीं थे, 12 में थे तभी, कक्षा 12 में तभी पढ़ाना शुरू कर दिए, और यही पेन और यही मार्कर यही व्हाइट बोर्ड सब कुछ हो गया, और यही परिवार हो गया। मन में दुख बहुत है हमारे, पर व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि दुखों को व्यक्त करने के बाद किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो बस संघर्ष कर रहे हैं आपके सामने खड़े होकर के, 10:30 बजे रात में खड़े होकर के आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए। ये थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाएगा, हम भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। तो एक लाइक कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए कैसा है वीडियो, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। यही प्यार चाहिए आपसे, यही प्यार चाहिए। और एक और है बच्चा, देखेंगे, और काफ़ी रात हो चुकी है वीडियो को बनाते समय, क्योंकि इसमें एडिट भी करना है, चीज़ों को थंबनेल वगैरह करना, सारा कार्य हमें करना पड़ता है। हमारे बड़े भैया सुभाष भैया हैं, हम दोनों लोग रात में मिल करके बहुत परिश्रम करते हैं। तो अभी आपके सामने तीसरा नंबर यहाँ पर है पोयम, इसका नाम है अ थिंग का ब्यूटी। इसकी सेंट्रल आइडिया बताएं, आपको बताएंगे ध्यान से। थिंग का ब्यूटी का मतलब होता है एक सुंदर वस्तु। कोई भी वस्तु में अगर आपका देखने का नजरिया है तो अच्छा नजरिया अगर रहेगा तो चीजें क्या है, अच्छी हैं और सुंदर है। तो सुंदरता भरी वस्तु की अगर मैं बात करूं तो सुंदरता भरी वस्तु में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि गांव की हमारी जो बहनें होती हैं ना, आप देखते होगे कच्चा घर और होता है जिसके पास, वो गोबर से क्या करती है, पूरा घर लीप देती है। वो अखबार वगैरह का प्रयोग करके इतना बढ़िया घर को सजा देगी ना कि अच्छे अच्छे पक्के और आलीशान महल भी इतने सुंदर नहीं दिखेंगे। तो अगर हमारा देखने का नजरिया होगा तो कच्चे घर में भी महल की जैसी सुंदरता को देख सकते हैं। और ऐसी हमारी बहनें जो गुणवती होती हैं, माँ बाप के संस्कार को एब्जॉर्व करती हैं और ससुराल जाकर के अपने ससुराल और अपने मायकों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, ऐसे जीवन में आगे बढ़ो और खुश रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। आते हैं टॉपिक पे। कहा गया है कि द पोयम अ थिंग का ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स क्या है, हमारे पोएट का नाम है। हमारे जो पोएट है उनका नाम जॉन कीट्स है। जॉन कीट्स ने इस पोयम को लिखा है, अ थिंग का ब्यूटी को। लिखते हैं अ थिंग का ब्यूटी टेल्स। टेल्स माने होता है बताती है, यस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द थिंग का ब्यूटी यानी पोयम जो थिंग का ब्यूटी है, टेल्स बताती है दैट की द ब्यूटी थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स यानी जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, आर द रिसोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। रिसोर्स में होता है स्रोत, ये ग्रेट माने होता है महान या बड़ी, जॉय माने खुशी। जो बड़ी बड़ी खुशियां होती हैं, उन बड़ी बड़ी खुशियों के ये साधन होते हैं, स्रोत होते हैं क्या, सुंदर वस्तु। जैसे आपके पापा मान लीजिए
3 भाई आप हो और आपकी मम्मी 4 लोग हैं, पापा आपके 5 लोग हो, जैसे मेरा छोटा परिवार है, हम 3 भाई हैं और पापा है और मम्मी है, भाभी जी हैं, काव्या है, और ऐसे ही छोटा सा परिवार है, विनायक है। तो पापा हमारे जब कभी समोसा ले आते थे तो रामापुर से 5 समोसा ले आते थे। 5 समोसे में एक समोसा पापा का होता था, एक मम्मी का होता था और 3 हम तीनों भाइयों का होता था। तो पापा कहते थे कि मम्मी को बांट दो, सबको दे दो, समोसा खा ले। तो जब देती थी मम्मी सबको, तीनों भाई पा जाते थे तो 2 समोसा बचता था। तो एक मम्मी अपना खा लेती थी, एक बचता था तो कहती थी पापा से कि पापा, कहते थे कि दीदी आप ही खा लीजिए। पापा हमारे कहते थे कि मैं खा के आ रहा हूँ, और पापा के चेहरे को देख करके लगता था पापा खाए ही नहीं समोसा। तो पापा क्या करते थे, वो खुशियों को बांटने का प्रयास करते थे, तब मम्मी उनको खुद अपने हाथों से आधा खुद खाती थी, तोड़ के देती थी। तो उसका मतलब क्या कि वो खुशियों को बांटने का प्रयास करते हैं। आप एक एग्जाम्पल में एक छोटा सा बर्गर ले जाइए घर पे, उसमें 4 भाग कर दीजिए। 4 भाग करके एक भाग अपनी मम्मी को खिला दीजिए, एक बड़ी दीदी को खिला दीजिए, एक आप खा लीजिए, एक किसी और दादा को खिला दीजिए, दादी को। तो उसमें जो प्यार है ना, वो मजा है, वो कहीं है नहीं बच्चा। तो प्यार को बांटना सीखो, प्यार को बांटना सीखो, अपने समय को अपने परिवार के लोगों को दो, थोड़ा सा रिश्तों को बनाने का प्रयास करो। कोई काम नहीं देगा, आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपके गुरुजन ही आपको काम देंगे। समझे भैया? कहा गया है, फिर से देखिए इसको, कि दी पोयम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। यह कविता पोयम थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज की गई है जॉन कीट्स के द्वारा। ए थिंक ऑफ ब्यूटी टेल्स अस, ये कविता जो थिंक ऑफ ब्यूटी हमें बताती है दैट की ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, आर रिसोर्स, वो साधन होती हैं ऑफ ग्रेट जॉय, बड़ी खुशियों की, एंड और हैप्पीनेस, और प्रसन्नताओं की। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु, नेवर एंड, कभी समाप्त नहीं होती है। सुंदरता भरी वस्तु कभी समाप्त होती नहीं है। आपके साइकिल ना, जिससे आप कोचिंग स्कूल जाती होंगी या मेरे भाइयों जाते होंगे, भगवान न करे अगर कभी चोरी हो गई ना, तो भले ही पुरानी साइकिल हो, आंखें नम हो जाएंगी आपकी, क्योंकि उस साइकिल में, उस चीज में आप सुंदरता देखते हैं, क्योंकि वो वस्तु क्या है, आपकी है। तो वही चीज कहा गया भैया कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु, नेवर एंड, कभी समाप्त नहीं हो सकती। यानी कि सुंदरता भरी जो वस्तु है, जिसके प्रति हमारा प्रेम है, हमारा स्नेह है कि ये मेरी चीज है, उसकी सुंदरता भरी वस्तु के प्रेम हमारे प्यास से कभी समाप्त नहीं हो सकते। देयरफॉर में सोचा, इसीलिए ब्यूटीफुल थिंग्स, इसलिए सुंदर वस्तुएं, आर वर्ती, वर्थ मींस क्या होता है, योग्य, लिखा है आगे, लिखा है ट्रेस्टिंग, ट्रेस्टिंग का तात्पर्य क्या होता है, खजाना। सुंदर वस्तुएं जो होती हैं वो लायक होती हैं और योग्य होती हैं और खजाने के बराबर होती हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा क्या, कि नवा 9 दिन और पुरान 100 दिन, यानी नए चीजें 9 दिन की होती हैं और पुरानी चीजें 100 दिन की होती हैं। तो अगर आप, एक वर्ड गांव में होता है तवज्जा, और खड़ी हिंदी में कहते हैं देखभाल। अगर चीजों को करेंगे तो नई से सुंदर पुरानी चीजें हैं। बात समझे कि नहीं समझे? आगे देखिए कहा गया भैया कि विथ द पासिंग ऑफ द टाइम, समय के गुजरते हुए, जो समय हमारे साथ गुजर रहा है, दिस स्वीट और रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मीन्स होता है यादें, ये मीठी मीठी यादें, जो प्यारी प्यारी यादें बीत रही हैं, जो आपका बचपन बीत रहा है, जो अभी आप बैठे हुए ये समय बीत रहा है, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 2 साल बाद इस वीडियो को देखूंगा तो सब समय बीत जाएगा, तो मुझे एहसास होगा कि यार वह समय कितना बज रहा था, रात के 10:30 बज रहे थे जब मैं वीडियो को बनाया हुआ था। तो ये यादें हैं। आप अपने आधार कार्ड की फोटो देख लीजिए, आपको याद आएगा, अरे यार मैं इतना अच्छा दिखता था, इतनी सुंदर मैं दिखती थी। तो वो क्या है, यादें हैं। तो सुंदर वस्तुएं उन यादों के बराबर हैं जिन यादों में मीठी मीठी यादें होती हैं। ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, जो सुंदर वस्तु होते हैं वो अत्यधिक खुशी पूर्वक होती है, खुशी हमारे लिए रहती है। खुशी तुम्हारी जब देखता हूं तो मैं कहां अपने गम देखता हूं। टॉपिक पे आओ, लिखा है ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, सुंदर वस्तु अत्यधिक खुशियां देती हैं। लिखा है क्रिएशन ऑफ द गॉड, भगवान का निर्माण, यानी भगवान निर्माण करते हैं चीजों का, और प्रोवाइड माने होता है प्रदान करना, ये हमें प्रदान की जाती है। इंटरनल में आंतरिक रूप से, एंड हैप्पीनेस माने खुशियां। कहते हैं कि देखो चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखो, कितने भी गम हो मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से आपका परिवार खुश रहेगा। आप अपने घर पर थोड़ा सा इमोशनल पहुंच जाओ, रोते हुए पहुंच जाओ, तो आपके घर पे बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, और आपके अंदर कितना भी दुख, आप हंसते हुए पहुंच जाओ, मम्मी पापा अगर झगड़ा किए होंगे ना, तो आपस में झगड़ा समाप्त हो जाएगा, वो दोनों बोल देंगे। तो आपके हंसी से काफी लोगों की खुशी जुड़ी है। तो कितना भी चेहरे पे गम हो,
चेहरे में दिल में गम हो, आप चेहरे पे मुस्कुराहट को बना रखा। जैसे मैं आपके सामने हंस रहा हूँ, गम तो बहुत है भैया, क्या करूँ, रोऊंगा हूँ ना, हंसता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, जब तक रहूंगा हंसाता रहूंगा। आगे देखिए कहा गया है, एक लाइन और है, थिंग्स अराउंड अस मेक फील हैप्पी। हमारे चारों ओर जो चीजें हैं वो हमें खुशी का एहसास कराती हैं। किसका एहसास कराती है? खुशी। तो ये था आपका माई मदर अ थिंक का ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। दी पोयम थिंक का ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। अ थिंक का ब्यूटी टेल्स दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द रिसोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। Things of beauty never end, therefore beautiful things are worthy treasuries. With the passing of time, the sweet recollection of beauty become more joyful. आगे का creation of the God provide internal and happiness. Things around us make feel happy. तो ये था आपका प्यारा सा वीडियो। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो एग्जाम में ऐसे ही आप चीजों को लिख कर आएंगे। तो आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे किसी स्टेंजा को सॉल्व करते हैं, और सबके सामने बता रहा हूं, आंट जेनिफर टाइगर का स्टेंजा आएगा और आएगा और आएगा, और उसका ही वीडियो इसके बाद मैं डालूंगा डालूंगा डालूंगा। आप उसको देख लीजिएगा देख लीजिएगा देख लीजिएगा। और पीछे आप देख रहे होंगे लिखा है स्टडी मनीष की वीडियो। ये क्या है? ये हमारे YouTube चैनल का लोगो है। आप YouTube चैनल पर जब जाएंगे तो ऐसे लोगो आपको दिखेगा। तो निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। और मैं एक इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना देना चाहूँगा कि आज 28 फरवरी है और कल 1 मार्च से काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपकी नई बैच स्टार्ट है। यदि आप हमारे आसपास हैं, कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, तो आपका भव्य स्वागत है। मैं माल्यार्पण कर आपका स्वागत करना चाहूँगा। आप आइए और हमारे साथ आगे बढ़िए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए। कहते हैं कि आपकी खुशी से आपके माँ बाप की खुशी है, ऐसे हमेशा हंसते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।